देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी मास m दी हुई और रेडियस r दी हुई, और ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और उसकी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी सर्टेन कुछ एक्सीलरेशन है जो कि a है और अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मीन्स इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है इसकी a विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट। तो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन क्या होगी, ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ये जो सिलेंडर जो रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के रोल कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें? सबसे पहले थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तब क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा mg, ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा क्योंकि रोलिंग हो रही है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये स्टैटिक होगा काहे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ये समझ में आनी चाहिए, ये स्टैटिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन है वो लगाने का कोशिश करेंगे, टॉर्क का इक्वेशन लगाएंगे या फोर्स का इक्वेशन लगाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में लगाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं अभी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, एक्सीलरेटेड है, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा, और वो जो सूडो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ये जो सूडो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और इसकी वैल्यू होगी m इंटू ए, और डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, काहे कि एक्सीलरेशन जो है इस प्लेन का निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो ये इतना फोर्स लगेगा। अब एक्सीलरेशन को दर्शाना होगा इसी फ्रेम में, तो कैसे दर्शाएंगे, एक तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में वो होगा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, और इसकी एक एंगुलर एक्सीलरेशन होगी, इसको अल्फा मान लें, ठीक है। अब बेसिकली हमको अगर किसी भी तरीके से ये वाली क्वांटिटी निकाल दे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना इनर्शियल फ्रेम में, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन अब प्लस एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन ये गिवन है, अगर ये किसी भी तरीका से निकाल लें तो ये निकल जाएगा। तो बेसिकली हमारा मेन मोटो होगा, मेन एम होगा कि ये निकालना, ठीक है। तो ये कैसे निकालें, तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं कि देखो कि जब हम इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इंक्लाइन प्लेन क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या हो गई, इंक्लाइन प्लेन जब फिक्स हो गए तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए, जब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये जो है अब सॉलिड सिलेंडर जो है फिक्स हो गया है, काहे कि हम जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इंक्लाइन प्लेन ही ले लिए, तो ये तो फिक्स हो गया प्लेन। जब प्लेन फिक्स हो गया तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो एक्सीलरेशन होगी अलोंग द इंक्लाइन सरफेस वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ये इधर माइनस आर अल्फा, काहे कि आर अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन लिखेंगे इस फ्रेम में कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इस डायरेक्शन में, और आर अल्फा कैसे, इस डायरेक्शन में इधर, ये अलोंग द इंक्लाइन सरफेस का बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस आर अल्फा इजकल टू जीरो। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इजकल टू आर अल्फा, ऐसे बोल सकते हैं। ये समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे लिखे, ठीक है। और किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कैसे डायरेक्ट कैसे लिखे हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं।
कि मान लो कि कोई प्लेन है अपने पास ये, ठीक है, और इसकी एक्सीलरेशन जो है ए नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और इस प्लेन पे जो है एक सिलेंडर रखा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं एक सिलेंडर ही रखा हुआ है, उसकी एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ACM दिया हुआ है इधर, और एंगुलर एक्सेलेरेशन मान लिया अल्फा इधर दिया हुआ है, और ये जो सिलेंडर है ना ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो बेसिकली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है हमारा, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जितना ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे सिलेंडर का एक्सीलरेशन होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट का, उतना एक्सीलरेशन इसका भी होगा, इस प्लेन का भी। ठीक है, तो इस सिलेंडर का एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखने तो जानता होगा सारे बच्चे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर अल्फा, ये लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ए नॉट को एक साथ माइनस आर अल्फा लिख सकते हैं, बराबर 0, इसको ऐसे लिख चलेगा। तो अब ये होल क्वांटिटी क्या है, ये जो होल क्वांटिटी ये है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो प्लेन मान रहे हैं, प्लेन मानो या ब्लॉक मानो, जो भी मानो, तो प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, ये क्वांटिटी है, माइनस आर अल्फा इक्वल टू 0 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन बराबर आर अल्फा। आ गया, या तो जिस बच्चे को वैसे समझ में आ रहा है पहले वैसे समझा, ऐसे समझ में आना चाहिए कि ये डायरेक्ट कैसे लिखे, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था यहाँ से भी प्रूफ कर दिए कि इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो अपना जो है ना ये क्लियर हो गया, एक इक्वेशन ये बना लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन है, 2 है, अल्फा भी वेरिएबल है और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन भी वेरिएबल है। तो अब कैसे अप्रोच करें, तो यहाँ पे 2 तरीका हो सकता है अप्रोच का। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको थोड़ा सा रख, एक तरीका तो ये हो सकता है कि फोर्स वाला इक्वेशन लगाएं, टॉर्क वाला इक्वेशन लगाएं, और वहाँ से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल लें। हम कहने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ सीडो बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट टू प्लेन, ये लिखें, और टॉर्क एक्सटर्नल प्लस टॉर्क सीडो बराबर ICM इंटू अल्फा लिखे। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना, एक इक्वेशन यहाँ से, और पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, ये तीनों की मदद से जो है हम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल लें, फिर हम अपना काम कर लें। ठीक है, लेकिन देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, कि इस टाइप से करोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, और फिर फ्रिक्शन को एलिमिनेट करके फिर निकालना होगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में हम लोग काम करते हैं। ये समझ में आ रहा हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये जो है फोर्स वाला इक्वेशन लगा दिए, ये टॉर्क वाला इक्वेशन लगा दिए, और उसके बाद ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस तीनों इक्वेशन की मदद से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल दिए, और फिर हम अपना काम कर लिए। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा, देखो कि इससे शॉर्ट तरीका में कैसे बनाया जा सकता है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ठीक है, लेकिन बन जाएगा इससे भी, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बनेगा, ये लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा। देखो अगर हम जो है ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो देखो फायदा क्या होगा ना, या इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिस एक्सिस के अबाउट बोल रहे हैं, ये जो कांटेक्ट पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रहा है, उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब ये समझ में आनी चाहिए कि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो
जब कोई भी पार्टिकल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा होता है तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इससे जो एक्सिस पास कर रही है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में टॉर्क लिखें तो उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारा नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। सिर्फ टॉर्क बचेगा किसका, ये स्यूडो फोर्स का टॉर्क बचेगा, ये जो स्यूडो फोर्स है इसका, और ग्रेविटी का टॉर्क बचेगा। फिर वहाँ से डायरेक्ट हमको आई इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा, और जैसे ही अल्फा निकल के आ गया तो यहाँ आर इंटू अल्फा करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन निकल के आ जाएगा, और जैसे ये निकल के आया तो फिर हमारा काम बन गया। तो इसी टॉर्क जो हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखते हैं, टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो क्या होगा, देखो mg का टॉर्क कैसे लिखाएगा, एक mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर आएगा, mg sin थीटा इधर आएगा। तो mg जो cos थीटा इधर आएगा तो वो तो एक्सिस से पास कर जाएगा तो उसका जीरो हो जाएगा, सिर्फ mg sin थीटा का टॉर्क आएगा। तो mg sin थीटा इंटू क्या हो जाएगी, mg sin थीटा इंटू आर, ये हो जाएगी। फिर इसका टॉर्क mg sin थीटा टॉर्क किधर लगेगा, इधर लगेगा इस सेंस में, और ma का टॉर्क लगेगा। तो एक चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि ये एंगल थीटा है, ये समझ में आनी चाहिए। तो ma का ये एंगल ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये जो लाइन है ये क्या है, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये समझ में आनी चाहिए। तो ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा इधर है, अलोंग द इंक्लाइन सरफेस टूटेगा, और ma sin थीटा इधर टूटेगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस। तो ma sin थीटा जो है एक्सिस से पास करेगा तो उसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं इस एक्सिस के अबाउट, सिर्फ ma cos थीटा का टॉर्क आएगा। वो क्या आएगा, जैसे ये एंटी क्लॉक में जो आया तो ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा। तो हम जब एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज में माने हैं तो अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस ma cos थीटा इंटू आर, ये हो जाएगी, ठीक है। और इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा आई अल्फा। तो आई इस एक्सिस के अबाउट आई कितना हो जाएगा, इस ये सिलेंडर है तो 3/2 mr² हो जाएगा आई, तो 3/2 mr² हो जाएगा इंटू अल्फा, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन बनेगा डायरेक्ट अल्फा निकल आएगा, देखो m m m कैंसिल आउट हो गया, एक r भी कैंसिल आउट हो गया, और डायरेक्ट यहाँ से क्या है ना कि आर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। देखो आर अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ जा रही है, आर अल्फा इजकल टू कितना हो गया 2/3 जी साइन थीटा माइनस a cos थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर अल्फा। और यही बेसिकली क्या है, ये जो आर अल्फा ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन है। तो अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन हमारे पास आ गया डायरेक्ट, और जैसे ही एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन आ गया तो अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम में, क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ बताए थे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस एक्सीलरेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम ये क्वांटिटी को बार बार नहीं लिखे, इस होल क्वांटिटी को हम a1 मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, हम a1 मान ले रहे हैं ऐसे ही। और अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब लिखना होगा, काहे कि हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ सिंपली इसके बदले में a1 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो हमारा तो ये तो मालूम है कि x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जब a1 है तो a1 cos थीटा माइनस आई कैप, ये लिख सकते हैं a1 cos थीटा माइनस आई कैप इधर, और फिर a1 sin थीटा माइनस जे कैप, तो प्लस a1 sin थीटा माइनस जे कैप, ये हो गया। इसके बदले लिखे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन आई जे के फॉर्मेट में, हो गया ना। इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इधर आया है और इसका वैल्यू को a1 हम मान रहे हैं, तो a1 cos थीटा इधर, a1 sin थीटा इधर, ये हो गया। और फिर प्लस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन कितना है माइनस a आई कैप, तो प्लस a माइनस आई कैप, ये आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं यदि आई को एक साथ, आई के कोफिशिएंट को एक साथ इंक्लूड करो तो माइनस a1 cos थीटा माइनस a
ये क्या हो जाएगा आई कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए वन साइन थीटा क्या जे कैप, ये हो जाएगी। क्लियर है। और ए वन का वैल्यू क्या होगा, यही है ए वन, तो ए वन का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ को ध्यान में रखना है। एक तो ये ध्यान में रखना है इसी में बना दिया है ना कि हम जो है ना ये इक्वेशन कैसे लिखे, ये इक्वेशन कैसे लिखे, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाए, ये चीज़ को ध्यान में रखनी है। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, ये आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है 2/3 इंटू जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा पुट कर देंगे a1 की जगह पर, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें कि दो चीज़ ध्यान में रखनी है। एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये इक्वेशन कैसे लिखे, इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना जरूरी है। और दूसरा ये चीज़ लिखना है कि हमको टॉर्क अबाउट, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो बहुत आसान होता है बनाने में। ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ से टॉर्क लिखेंगे, यानी कौन सा इक्वेशन लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आई ए ओ आर के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है।